हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास जो हमने रिकॉर्ड करी थी उसमें हमने ट्रेड रिसीवेबल्स का डिस्कशन किया था। ठीक है, बोरोइंग्स शुरू किया था, बोरोइंग्स के बारे में पढ़ा था और ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में बात करी थी। क्योंकि हम डिस्कस करे थे बैलेंस शीट के आइटम्स की, तो बैलेंस शीट के आइटम्स में ऑडिट करते टाइम एक एक इंडिविजुअल आइटम में ऑडिटर को अपने कंट्रोल्स प्लेस करने पड़ते हैं, प्रोसीजर्स कैरी आउट करने पड़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था, कोई भी इनवॉइस अगर रेज हो रहा है, कस्टमर को इशू हो रहा है, कस्टमर को आइटम बेचा गया और उसे बिल दिया गया, ठीक है, उस केस में कस्टमर ने तुरंत पेमेंट कर दिया तो वो तो ऑन द स्पॉट कैश सेल या बैंक सेल हो गया। लेकिन अगर कस्टमर ने कहा कि पेमेंट जो है आपको, यानी कि मुझे, क्योंकि मैं सेल्स कर रही हूँ, तो पेमेंट जो है वो आपको विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स रिसीव होगा। तो उस केस में ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, उसमें कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने होते हैं। पहले तो ये देखना होता है कि सेल्स एक्चुअल में सही हो, अप्रूव्ड कस्टमर्स को की गई हो, प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, डेटर्स सेटल कैसे होंगे, या तो कैश के बेसिस में सेटल हो या कोई ऑफिशियल हो। जैसे अब अपनी बिजनेस है, एंटरप्राइज है, तो उसमें एक डिपार्टमेंट ऐसा हो, जितना बड़ा बिजनेस हो उसमें ऐसा डिपार्टमेंट हो कि वो सिर्फ डेटर्स को मैनेज करे कि कितने टाइम के बाद पेमेंट रिसीव हो रहा है, क्या डेटर पे इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, और अगर पेमेंट पूरा रिसीव नहीं हुआ है तो क्या उन्हें रिमाइंडर्स भेजे गए हैं कि नहीं। ड्यूटीज का सेग्रीगेशन हो, डेटर्स की अकाउंटिंग कोई और कर रहा है, पेमेंट कोई और कलेक्ट कर रहा है, रिमाइंडर कोई और भेज रहा है, ठीक है। और रिमाइंडर के बाद बैलेंसेस जरूर चेक किए जाएं। बैलेंस कंफर्मेशन लेना, चाहे आप बोरोइंग ले रहे हैं बैंक से या आप डिपॉजिट्स इशू कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को पेमेंट आपका ड्यू है, आपको पेमेंट देना बाकी है, क्रेडिटर्स को आउटस्टैंडिंग है, तो उनके केस में बैलेंस कंफर्मेशन लेना, और डेटर्स के केस में बैलेंस कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी बुक्स में डेटर का जो बैलेंस आ रहा है वो आप क्रॉस चेक किससे करेंगे? जो डेटर के अकाउंट में, डेटर की बुक्स में आपका जो अकाउंट होगा उसी से तो वेरीफाई हो पाएगा ना, तो ये फॉलो अप रखना पड़ेगा। अब इसमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अगर एग्जिस्टेंस चेक करनी है ट्रेड रिसीवेबल्स की, तो पहले ये चेक करना होगा कि कंट्रोल्स प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं। पीरियड एंड बैलेंस क्या है, सबसे पहले तो देखिए यही चेक होगा कि जो भी ओपनिंग बैलेंस है इस साल का, वो क्लोजिंग बैलेंस से वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। क्लोजिंग बैलेंस यानी कि लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। पीरियड एंड बैलेंसेस चेक होंगे, एजिंग रिपोर्ट्स चेक होंगी। रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, फीफो बेसिस पे होगा रियलाइजेशन, यानी कि कोई डेटर है, उसके अगेंस्ट में 3 बिल्स रेज्ड हैं, तो जो सबसे ओल्ड बिल होगा वो पहले सेटल होगा। लार्ज बैलेंस अगर ड्यू है तो ऑडिटर डेटर से पूछे, ठीक है। अगर एंटरप्राइज से नहीं पता चल पा रहा है कि बैलेंस क्यों ड्यू है, प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो डेटर से कंफर्म करें कि जो चीज़ बिजनेस बता रहा है या जो मेरा क्लाइंट बता रहा है क्या वो सही है या नहीं है। फिर इसलिए इसमें डायरेक्ट कंफर्मेशन की बात करी गई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है टाल दे। डेटर्स का बैलेंस क्यों नहीं मैच हो रहा है या क्यों पेमेंट पेंडिंग है, अरे सर वो अभी इतने दिन में आ जाएगा, उन्होंने कहा इतने दिन में कर लेंगे। अगर ओरली बात हो रही है और कोई बात ऐसी नहीं है जो फर्म हो, तो उस केस में ऑडिटर को कस्टमर से डायरेक्टली पूछना पड़ेगा, डेटर से डायरेक्टली पूछना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस चेक करो, छोटे छोटे अगर इनवॉइसेस हैं तो चेक करो कि अभी तक इनका पेमेंट क्यों ड्यू है। मान लो इनवॉइसेस चेक किए, किसी डेटर का बैलेंस अभी भी दिखा रहा है 350 रुपए, किसी का दिखा रहा है 850 रुपए, और उस बैलेंस को 1 साल हो गया है, तो ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी ऑडिटर को कि ऐसा क्यों है, क्या ये बैड डेट्स हो गया है, या तो इसको राइट ऑफ कर दो या फिर डेटर से पूछो कि इसका पेमेंट क्यों नहीं किया है। तो ट्रेड रिसीवेबल से बैलेंस कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करने के लिए बैलेंस कंफर्मेशन लेना पड़ेगा डेटर से, और किस डेट का लेना पड़ेगा, बैलेंस शीट की एंडिंग डेट का।
ठीक है। ये नहीं कि आप हर महीने की एंडिंग डेट का बैलेंस वेरीफाई कर रहे हैं, बस बैलेंस शीट की एंडिंग डेट का देखिए, और अगर वो क्रॉस चेक नहीं हो पा रहा है, वो मैच नहीं हो रहा है, टैली हो रहा है, तो उसके रीजंस मांगिए जस्टिफिकेशन के, ठीक है। अब ये देखना होगा बेसिकली कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका पेमेंट का पैटर्न क्या है, वो अगर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे क्लाइंट के बिजनेस के, उस हिसाब से वो पे कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर वो हर चीज में लेट पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चेक करना होगा। और इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स का मेथड जो हो ना सिलेक्शन का, कि कैसे कैसे चेकिंग करनी है ऑडिटर को, क्योंकि लेजर स्क्रूटनी करनी पड़ती है। तो लेजर स्क्रूटनी की बातें ना ऑडिटर कंपनी को रिवील नहीं करता है, ये सब चीजें कंपनी को रिवील नहीं होती है, ये अपने हिसाब से चेक करता है कि हमें अगर ट्रेड रिसीवेबल्स खुद से चेक करने हैं तो कैसे हम देखेंगे, किस किस तरह से बैलेंसेस हम उठाएंगे और चेक करते जाएंगे। एक लिस्ट सिलेक्ट होगी, ठीक है। सबसे पहले तो एंटिटी एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी ट्रेड रिसीवेबल्स की, डेटर्स की, किन किन से कंफर्मेशन मांगे जाने हैं, उसे प्रॉपर तरीके से कौन चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा कि हाँ ये लिस्ट भी सही तरीके से बनाई गई है कि नहीं, और इसमें भी जैसे जैसे बैलेंस कंफर्मेशंस लेने हैं तो उसका ऑर्डर, उसका सीक्वेंस सही है कि नहीं। तो ऑडिटर जो है पूरा ट्रायल बैलेंस तो चेक करेगा ही करेगा, लिस्ट अलग से चेक करेगा। ऐसा कोई डेटर लेफ्ट आउट तो नहीं है जिसका नाम लिस्ट में नहीं है और वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, जो सिग्निफिकेंट है, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी ना तो एडिशनल टेस्ट भी होंगे। अब इसमें अगर ऑडिटर को रिप्लाई मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो ऑडिटर ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स कैरी आउट करेगा। उसमें सबसे पहले तो बैलेंस को अग्री करेगा, वो एक डिटेल्ड स्टडी करेगा बैलेंस की, ठीक है, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस उसे मैच हो रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ठीक। और रही बात रिलेटेड पार्टी की, तो रिलेटेड पार्टी के लिए भी वो साथ में ही वेरीफाई करेगा। रिलेटेड पार्टी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं फैमिली रिलेटिव्स के बीच में होते हैं, चाहे वो डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप बन जाए, चाहे लोन गारंटी का बन जाए, तो उन्हें सबसे ज्यादा देखना जरूरी होता है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में उसमें स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, आई शुड से। फिर रिसीवेबल्स अगर सेल्स के अलावा हैं तो क्या वो लिस्ट में इंक्लूडेड हैं या नहीं है। एक तो हो गया सेल्स के रिसीवेबल्स, है ना, जो सेल हमने करी उसके अगेंस्ट में जो डेटर्स खड़े हुए हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में, उसके अलावा कौन से रिसीवेबल्स हैं, प्लस सेल और रिसीवेबल का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिमिनिशिंग ट्रेंड है, पिछले पीरियड से हम कंपेयर करेंगे उसे करेस्पॉन्डिंग पीरियड से, कोई अनयूजुअल ट्रेंड है तो उस पर भी ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा। अब कंप्लीटनेस कैसे चेक होगी, कंप्लीटनेस ऐसे चेक होगी कि कट ऑफ देखा जाएगा, ठीक है। अगर कट ऑफ नहीं है तो इसका मतलब सेल्स या तो बढ़ा के दिखा रहे हैं या कम दिखा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए क्या चेक करेगा ऑडिटर, इनवॉइसेस जितने भी इशू हुए हैं पिछले, मान लीजिए पिछले दिनों के, ठीक है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है लास्ट 5 days ऑफ रिपोर्टिंग ईयर, दैट इज कट ऑफ डेट, and which have been included in debtors, check that the goods have been dispatched and not lying with the company। तो कट ऑफ डेट एक होती है डेडलाइन, है ना, कि इस डेट तक हम गुड्स की डिलीवरी कर देंगे और हमें पेमेंट मिल जाएगा। तो वो चीज क्या मेंटेन होती है, क्लाइंट मेंटेन करता है, तो वो वेरीफाई करो क्लाइंट से। और अभी जितने भी डेटर्स हैं ईयर एंडिंग में, उनको क्या गुड्स भेज दिए गए हैं, ठीक है, डिस्पैच हो गए हैं प्रॉपर इनवॉइस के साथ। ये ना हो कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के गुड्स जो ईयर एंड में हमने सेल करी है उसकी डिस्पैचिंग 31 मार्च के बाद हो रही हो, ऑडिट पीरियड के बाद हो रही हो, ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अब कुछ इनवॉइसेस चेक करेंगे अकाउंट रिसीवेबल से एजिंग रिपोर्ट के लिए, और उन्हें कंपेयर करेंगे सपोर्टिंग से, वाउचर्स से, क्या करेक्ट अमाउंट से बिलिंग करी है, क्या रेट लगाया है, किस हिसाब से रेट लगाया है, क्या कोई रेट चार्ट है जिसको फॉलो करते हैं, कस्टमर्स सही हैं कि नहीं, करेक्ट डेट्स हैं कि नहीं। फिर इनवॉइस को मैच करेंगे किससे, शिपिंग लॉग से। शिपिंग बेसिकली यूज होता है एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। अगर हम शिप करते हैं मान लीजिए बाहर, इंडिया के बाहर, तो उसके लिए इनवॉइसेस चेक करने पड़ते हैं, शिपमेंट बिल से चेक करने पड़ते हैं, ठीक है।
और इनवॉइस की डेट्स भी जरूर देखेंगे शिपमेंट डेट से। ठीक, तो ये सब चीजें ना जैसे जैसे आपके सामने डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे आप वेरीफाई करते रहेंगे। बिल्स देखेंगे, डेट देखेंगे, करेक्ट रेट के हिसाब से लगाया गया है, करेक्ट रेट चार्ज हुआ है, फिर एंट्री प्रॉपर तरीके से हुई है कि नहीं, फिर उस पर्टिकुलर बिल को हैंड ओवर किया गया है कस्टमर को, गुड्स की डिलीवरी की गई है, पेमेंट कितना रिसीव हुआ है। तो ये सारी चीजें, और एक एक चीज, एक एक बिल जो है वो ऑडिटर चेक नहीं कर पाएगा। जितने भी सिग्निफिकेंट है ना डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, उन्हें ही चेक करेगा। मटीरियल है जो, जिनका मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इतना बड़ा ये ग्रुप होता है तो उसमें एक एक चीज वेरीफाई नहीं हो पाती है, टेस्ट बेसिस पे ऑडिट करना पड़ता है। ठीक, फिर रिसीविंग लॉग चेक करो कि कंपनी ने कोई, मान लीजिए कस्टमर के रिटर्न्स को रिकॉर्ड किया है क्या ऑडिट पीरियड के बाद। मान लीजिए कोई सेल करी, ठीक है, किसी कस्टमर को, और कस्टमर ने वो कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए जो कि रिकॉर्ड हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के बाद, जो ऑडिट के लिए फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक है, फिर डिस्काउंट्स और इंसेंटिव्स किस हिसाब से कंपनी दे रही है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी आपको पूछनी पड़ेगी। मेमोज, क्रेडिट मेमोज चेक करने पड़ेंगे, है ना, पीरियड एंड पे इशू हुए हैं या पीरियड एंड के बाद इशू हुए हैं। तो ये सारे मैटर्स जो है ना कंप्लीटनेस का पार्ट बनते हैं। ठीक, अगर कंपनी बिल कर रही है कस्टमर्स को सेल्स पे, लेकिन तब भी गुड्स ऑन साइट हैं, तो ये चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी, यानी कि गुड्स अगर ट्रांजिट में हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं और बिलिंग हो गई है, तो ये सारी चीजें ना ऑडिटर को चेक करनी पड़ेंगी। और आजकल तो ई वे बिल का सिस्टम हो गया है, तो ई वे बिल से ही वेरीफाई हो जाता है कि हाँ गुड्स अभी पहुंचने वाले हैं, और फिर डायरेक्ट कंफर्मेशन हम कस्टमर से कर सकते हैं। अब रही बात वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन के लिए कंपनी का बेसिकली ये प्रोसेस देखना है कि वो डाउटफुल अकाउंट्स को कैसे दिखाती है, बैड डेट्स को कैसे दिखाती है, ठीक है, कंपैरिजन कैसे करती है, एजिंग रिपोर्ट कैसे मेंटेन होती है ना, जैसे 30 दिन ओल्ड के डेटर्स कितने हैं, उसमें ना बाइफर्केशन शुरू होता है एजिंग रिपोर्ट में। डेटर्स जो 30 दिन पुराने हो, जो 30 से 60 दिन के बीच में पुराने हो, या 60 से 180 दिन के बीच में पुराने हो, ठीक है, तो ये एजिंग रिपोर्ट मेंटेन होती है। ऐसी ही लिस्ट ऑब्टेन करनी होती है ऑडिटर को, उसमें फिर वो लेजर स्क्रूटनी करता है। जो डेटर्स ऑडिटर क्योंकि समझ जाता है देख के, अच्छा 180 दिन से 365 डेज पुराने हैं, इसका तो 60 दिन बाद ही पेमेंट ड्यू था और इसने पूरा साल भर लगा दिया, तो ये तो डाउटफुल है पेमेंट करने में। ये चीज ऑडिटर फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस में नोट करता है। फिर क्या उसके बेसिस पे प्रोविजंस बन रहे हैं कि नहीं। भाई अगर कंपनी को लगता है कि हाँ इस पर्सन से पेमेंट ड्यू तो है लेकिन ये डाउटफुल है, तो क्या उसके अगेंस्ट में कंपनी ने प्रोविजन मेंटेन करा है, ये तो चेक करना पड़ेगा। नहीं किया है तो ऑडिटर फिर प्रोविजन मेंटेन करवाता है। फिर अगर बैड डेट्स का खर्चा है तो लास्ट ईयर से कंपेयर होगा कि कितना पिछले साल था, इस साल कितना है, अच्छा इस साल और राइट ऑफ्स कितने हो रहे हैं। और रही बात डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोजर में सबसे पहले तो देखिए स्प्लिट्स मेंटेन होते हैं। डिस्क्लोजर यानी कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स को। तो 6 महीने पुराने कौन से और 6 महीने से लेस कौन से डेटर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज चेक करनी होगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अलग से दिखाना होगा कि हमने अपने इस रिलेटिव को माल बेचा है, गुड्स बेचे हैं। फिर डेटर्स में भी हमें ये चेक करना होगा कि सिक्योर्ड कौन से, अनसिक्योर्ड कौन से, डाउटफुल कौन से, ठीक है। ऐसे क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, क्योंकि करेंगे तो हम बैलेंस शीट की जो देखिए प्रिपरेशन हो रही है, ऑडिट रिपोर्ट जो बन रही है, ऑडिट रिपोर्ट पे सबकी निगाहें रहती हैं, शेयर होल्डर्स की, लेंडर्स की, एक्सटर्नल जितने भी लोग होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो प्रोस्पेक्टिव जो पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो देखेंगे ना डेटर्स में कितने सिक्योर्ड पोर्शन है, अनसिक्योर्ड कितना है, कंपनी में बैड डेट्स कितनी हो रही हैं। उसी से उनको आइडिया लगेगा ना कि हमें इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रॉपर डिस्क्लोजर करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिक्योर्ड कितने, अनसिक्योर्ड कितने, डाउटफुल कितने। फिर प्रॉपर डिस्क्लोजर हो अमाउंट्स के कि कितने कितने ड्यू हैं, किससे, डायरेक्टर्स से या कोई और ऑफिसर है कंपनी का जिसको एडवांस दिया है उससे ड्यू है,
या कोई और पर्सन है, या कोई फर्म है, या प्राइवेट कंपनी है, या कोई ट्रस्ट है, या कोई मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, मेंबर है, तो इन सबका भी बाइफर्केशन दिखाना पड़ेगा। ठीक, अब इसके अलावा जो है कारों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है डिस्क्लोजर को लेके, बस और कुछ भी नहीं है इसमें ट्रेड रिसीवेबल्स में। रही बात कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, तो देखिए लिक्विड कैश जो है वो हर कंपनी को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना ही पड़ता है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, ऑपरेटिंग खर्चे को फुलफिल करने के लिए एक मार्जिन मनी रखना पड़ता है ना, करंट अकाउंट बेसिकली मेंटेन करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो देखिए कैश ना बहुत ही वल्नरेबल आइटम हो गया है, क्यों, कहीं भी एम्बेजलमेंट हो सकता है कैश का, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो छोटी सी छोटी प्रोप्राइटरशिप क्यों ना हो, तो उस पर स्पेशल केयर चाहिए होती है, ठीक, स्पेशल विजिलेंस चाहिए होता है। तो देखिए सबसे पहले तो कैश का एक अलग डिपार्टमेंट हो, कोई अलग पर्सन ऑथराइज्ड हो कैश को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर कैश बैलेंसेस एक से ज्यादा हैं तो वहां पे कैशियर भी हो, पेटी कैशियर भी, ब्रांच कैशियर भी हो, ठीक है, तो सबको साइमल्टेनियसली चेक करो। कैश जब काउंट हो रहा है उस हिसाब से प्रॉपर नोट किया जा रहा है कि डेली बेसिस में कितना कैश है, क्या क्या डिनोमिनेशन है, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना किस डिपार्टमेंट को असाइन हुआ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई है, उसी के साथ बैठ के कैश का ऑडिट किया जा सकता है। कोई कैश बुक मेंटेन हो रही है रफ, है ना, एक रफ कैश बुक नोटिंग के टाइम पे मेंटेन हो रही है, एक जब एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके लिए डिपार्टमेंट्स अब अलग नोट कर रहे हैं, तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और अगर कोई स्लिप्स हैं, जैसे बैंक में रिक्विजिशन स्लिप्स जो चलती हैं, उसकी एक एक कॉपी रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है, उसकी कॉपीज जो है कंपनी मेंटेन कर रही है कि नहीं, तो कैश का एक सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑडिटर को करना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। टोटल कैश रिसीट्स, फिर बीआरएस हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होता है, क्योंकि अपने बैंक को जिस बैंक में अकाउंट होता है उससे रिकनसाइल, उससे मैच कराने के लिए कंपनी हो या एंटरप्राइज हो एक बीआरएस मेंटेन करती है, ठीक। अब बीआरएस में सबसे पहले क्या इंश्योर करें कि बैलेंसेस टैली हो रहे हों, ठीक है, बैंक बुक से सारे मटेरियल्स रिकनसाइल हो, जितने भी चेक इशू हो रही हैं, प्रेजेंट नहीं हो रही हैं, या चेक जो क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा लैप्स तो नहीं हुआ है इशू डेट से, ये सब चीजें ना ऑडिटर को चेक करनी पड़ेंगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, अगर रीजनेबल टाइम से ऊपर हो गया है और चेक क्लियर नहीं हुआ है तो ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि भैया चेक क्लियर क्यों नहीं हुई है। तो ये सारे मटेरियल आइटम्स चेक करने होंगे। फिर डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर का मतलब ये होता है वही बात जो हमने डेटर्स में करी थी, जैसे हम डेटर से डायरेक्ट कॉल करके पूछ रहे थे कि आपके यहाँ बैलेंसेस क्या है, या मेल पे पूछ रहे थे, वैसे ही बैंक में डायरेक्टली पूछना होगा कि आपके अकाउंट में, आपकी बुक्स में इस कंपनी का बैलेंस क्या है, ठीक है, बैंक बैलेंस कितना है, उनसे स्टेटमेंट मंगवाएंगे प्रॉपर करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, ठीक, तो वो अग्री करेंगे, ठीक है। ऑडिट टीम में से एक किसी मेंबर को बैंक भेजेंगे कि बैलेंस कंफर्मेशन लेने के लिए, वो ऑडिटर खुद कर लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यूएशन कैसे हो, वैल्यूएशन एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। और डिस्क्लोजर में क्या है, बहुत ईजी है, जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं उन्हें हम अलग अलग बाइफरकेटेड दिखाते हैं, जैसे बैंक में बैलेंस कितना है, चेक्स कितनी है, कैश इन हैंड कितना है, और अगर कोई अदर कैश इक्विवेलेंट है तो वो अलग से शो होगा, ठीक है। तो इसमें हमें अलग से ऐसे दिखाना पड़ता है। प्लस अगर कोई डिपॉजिट्स हैं बैंक में रखवाई हैं 12 महीने से ज्यादा हो गई हैं तो उनकी डिस्क्लोजर अलग होता है, ठीक है। या अगर कोई मान लीजिए गारंटीज हैं, ठीक है, सिक्योरिटी है, मार्जिन मनी है बैंक में,
बैलेंस जो मेंटेन हो रहा है उसके साथ मान लीजिए मार्जिन मनी जुड़ा है, सिक्योरिटी है उसके अगेंस्ट में, तो वो अलग से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बहुत इजी डिस्क्लोजर होता है। आपको बैलेंस शीट में बस ये दिखाना होता है कि बैंक बैलेंस इतना है, चेक्स इतनी है, कैश ऑन हैंड इतना है, और अदर्स अगर कोई और आइटम हुए तो वो आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आइटम होगा वो होगा इन्वेंट्रीज, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे जरूर पूछिए, कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं बाय द नेम CA Jyoti Tutorials। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द video and subscribe my channel. Press the bell icon for latest updates. From the next class, we'll be starting up with inventories. So that's all for today.